नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कल वाली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1.2 और जो असाइनमेंट हमने आपको दिया था, आपने वो सारा अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आज हम आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये सवाल पेपर में आपको देखने को 100% गारंटी मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 से। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 सीखने से पहले तीन एक चीजें हैं जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर वो चीजें हमें अच्छे से पता होंगी तो आप विश्वास मानिए पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है और आपको अच्छे से समझ में आएगी भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिनसे इस एक्सरसाइज को करने में हम लोगों को सहायता मिलने वाली है। सबसे पहला आपसे कहते हैं, जैसे मैं जितनी भी बात करूंगा सारी धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर बात करूंगा। जैसे हमने आपसे ये कहा, जो दो है ना, दो जो है वो 4 को भाग करता है। आप ध्यान रखना, ये जो स्लैश वाला सिंबल है ना, ये स्लैश वाला सिंबल मैं भाग के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं, भाग के लिए। ठीक है, मैंने ये बोला 2 ने 4 को भाग करता है। अब बोलते हो हमें पता ही है कौन सी बड़ी बात है। देखो 4/2, इसको काटूंगा तो 2 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हमने आपको ऐसा बोला कि ये जो 4 है ना, 4, ये 4 हमें तब मिलेगा जब इस 2 की गुना किसी ना किसी चीज से करेंगे। ये 4 हमें तब मिलेगा जब 2 की गुना किसी ना किसी चीज से करेंगे, और वो कोई ना कोई चीज क्या है, वो कोई ना कोई चीज 2 है। जो 4 है वो हम लोगों को तब मिलता है जब 2 की गुना किसी ना किसी चीज से करते हैं, और वो कोई ना कोई चीज क्या है, 2 है। ठीक है, मान लो हमने आपसे ये बोला 3, जो 3 है वो 12 को भाग करता है। जो 3 है वो 12 को भाग करता है। आप कहते हैं बड़ी ऑब्वियस सी बात है, 12 3 को भाग करता है, इसको काटेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब जो 12 है ना, 12, उसकी प्राप्ति हमें कब होगी? उसकी प्राप्ति हमें होगी अगर मैं 3 की गुना किसी ना किसी चीज से करूं, और आपको मालूम है वो कोई ना कोई चीज क्या है, वो कोई ना कोई चीज 4 है। ठीक है ना, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। मैं अपने रिजल्ट के ऊपर आता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपसे कहते हैं यदि ए और बी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो 1 2 3 4 ऐसे जाता है, पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। जो हमारे पास ए है ना, ए, आपसे कहते हैं ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, धनात्मक है तो वैसे भी 0 नहीं होगा। और अगर ए ने बी को भाग किया, हमने ऐसा बोल दिया ए ने बी को भाग किया, जैसे मैं देता हूं, यहां पे ए का मान कितना है 3, यहां पे बी का मान कितना है 12, तो वही चीज में लिख लेना। यदि ए ने बी को भाग किया तो हम लोगों को बी तब मिलता है, हम लोगों को बी तब मिलता है जब ए की गुना किसी ना किसी चीज से की जाती है, और वो कोई ना कोई चीज क्या है, वो कोई ना कोई चीज m है, जिस m को हम लिखते हैं कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। कोई ना कोई क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहला रिजल्ट आपको अपनी कॉपी में यही लिखना है कि अगर ए और बी कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक है, ए ने बी को भाग कर दिया, तो हम लोगों को बी तब मिलेगा जब ए की गुना किसी ना किसी इंटीजर के साथ करेंगे, किसी ना किसी पूर्णांक के साथ करेंगे, किसी ना किसी धनात्मक पूर्णांक के साथ करेंगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। दूसरा है वो एक प्रमेय है, बहुत ही बढ़िया वाला प्रमेय है। वो प्रमेय क्या कहता है? वो प्रमेय आपसे कहता है यदि p एक अभाज्य संख्या है, अगर जो p हमारे पास है, p कोई भी क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, तथा a जो है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो p हमारे पास है वो एक अभाज्य संख्या है, और जो a हमारे पास है वो कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है। जो p है वो एक अभाज्य संख्या है और जो a है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर आपसे कहता है यदि p a की शक्ति 2 को भाग करता है, अगर जो p है वो a की शक्ति 2 को भाग करता है, तब क्या होगा? तब जो p होगा, p वो a को भी भाग करेगा। जो p होगा ना वो किसको भाग करेगा? a को भाग करेगा। मैं इसको समझाता हूं।
p कोई भी एक अभाज्य संख्या है, a जो है वो कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर p ने a की शक्ति 2 को भाग किया तो ये पक्का है कि जो p होगा वो a को भी भाग करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपनी मर्जी से ना कोई भी एक अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल बोलो, अपनी मर्जी से जो आपका मन करता है। जैसे हम लोगों ने p की जगह पे 3 ले लिया। अब मुझे सोच के बताओ, हमने आपको परसों बताया था जो 3 होती है वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक तो अपने पहाड़े पे कटती है और एक 3 के पहाड़े पे कटती है। ऐसे ही समझाया था भाई, जो 3 है ना, 3 वो एक अभाज्य संख्या है, और अगर ये अभाज्य संख्या है तो सीधी सी बात है अपने पहाड़े पे और एक के पहाड़े पे कटेगी। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका वर्ग जो है, जिसके वर्ग को 3 भाग करता है। जैसे हमने लिख लिया 3, जो 3 है ना, 3 वो 6 की शक्ति 2 को भाग करता है। आप करके देख लो, जो 3 है वो 36 को भाग करता है। और बेस्ट सी बात है, अगर 3 ने 36 को भाग किया तब हम लोग यहां से ऐसा कह सकते हैं कि जो 3 है ना, 3 वो 6 को भी भाग करेगा। भाई 36 को 3 से भाग करा तो 12 आएगा, और 6 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो बिल्कुल सही बात है। मान लो हमने आपसे बोला अपना p का जो मान है वो 2 ले लो। 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। हमने आपसे ये बोला 2 जो है ना, 2 वो 4 की शक्ति 2 को भाग करता है। जो 2 है वो 4 की शक्ति 2 को भाग करता है। आप करके देख लो, 2 जो है वो 16 को भाग करता है। इसका मतलब 100% गारंटी है कि जो 2 है ना, 2 वो 4 को भाग करेगा, करता ही है। कौन सी बड़ी बात है ना। ऐसे 5 ले लो, अगर 5 कोई भी अभाज्य संख्या है और 5 ने हमारे पास 5 की शक्ति 3 को भाग करा, करके देख लो, या 5 की शक्ति 2 को भाग करा, जो 5 है वो 25 को भाग करता है। 100% गारंटी है। इसका मतलब ये पक्का है कि जो 5 है वो किसको भाग करेगा, 5 को भाग करेगा। तो दूसरा प्रमेय भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर p कोई भी एक परिमेय संख्या, p कोई भी एक अभाज्य संख्या है, a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, p ने a की शक्ति 2 को भाग कर दिया तो ये पक्का है कि जो p है वो a को भी भाग करेगा। ठीक है। तीसरा, जो तीसरी चीज हम लोगों को एक्सरसाइज के बीच में जरूरत पड़ेगी, उसका जो नाम होता है वो होता है सह अभाज्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक। अब सहभाज्य पूर्णांक क्या है, ऐसे पूर्णांक जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक। तो सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है ऐसे 2 पूर्णांक जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो क्या है, सहभाज्य। जैसे हमारे पास ये लिखा है 7 और फिर मैंने आगे लिख दिया 13। तो अगर आप देखोगे तो 7 और 13 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 है। तो ये क्या है, ये कैसे है, सह अभाज्य पूर्णांक है। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐसे लिख दूं, एचसीएफ निकाल लो किसका, 6 और 14 का, तो आप देख लेना जब मैं 6 और 14 का एचसीएफ निकालूंगा तो 2 आएगा, क्योंकि इनके बीच में 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करके देखो ना, 6/14, मैंने इसको काट दिया ना, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 गुना 3, और आप इसको लिख सकते हो 2 गुना 7। तो जो 2 है ना, 2 वो इसके बीच में कॉमन आ रहा है। अगर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसकी बात है जो ये वाला पेयर है ये हमारे पास सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। तो सह अभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी में नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 1 को देखते हैं। उम्मीद करते हैं जो अब तक हमने आपको समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी मर्जी साल का पेपर उठा लेना, आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहली चीज तो जब इस तरह का सवाल हमारे पेपर में आता है तो हम लोग इसको विरोधाभास मेथड के द्वारा करते हैं। विरोधाभास। अब ये विरोधाभास मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम मान लेते हैं किसी चीज को कि ये ऐसी है, और करते 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 लास्ट में कुछ ऐसा आ जाता है जो हम कहते हैं अरे ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम ये कहते हैं कि जो हमने पहले माना था, जो हम कह रहे थे वो गलत था। इसका मतलब जो उसने क्वेश्चन में पूछा है वो बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं विरोधाभास का नियम। जैसे मुझे इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मैं इसका उल्टा मान के चलूंगा। मैं मानूंगा ये परिमेय संख्या है और लास्ट में कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं कह दूंगा अच्छा ऐसे थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब जो मैंने माना था वो बिल्कुल गलत था। गलत था। हमने क्या माना कि वर्गमूल 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसका मतलब वर्गमूल 5 क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है।
थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझ के थोड़ा सा एक दो बार लिख के देखेंगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लिखोगे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा मान लिया कि जो वर्गमूल 5 है ना वो एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। हमने सबसे पहले ऐसा मान लिया कि जो वर्गमूल 5 है वो एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। समझ में आ गया? चलिए आगे। हमने आपको सिखाया था अगर कोई भी एक परिमेय संख्या है तो उस परिमेय संख्या को हम लोग a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b सह अभाज्य, a और b जो है वो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। कहने का मतलब जो ये वाली चीज है ना वो ऐसी है, ये वाली चीज बिल्कुल ऐसी नहीं है ना। 4 और 6 सह अभाज्य नहीं है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और अगर मैं 3 और 7 को काटूंगा तो 3 और 7 किसी से कटेंगे नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये सहभाज्य पूर्णांक है। लेकिन ये जो है वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो कहने का मतलब जो ये हमारे पास a बटे b लिखा गया है तो a बटे b 3/7 की तरह है, इसकी तरह नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? चलिए आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ये भी लिख देना कि जो b है ना b वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो टटा करके भगवान के घर चला जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो अपरिभाषित होता है। हमने क्या किया, इसकी r पर गुना की, तो आप इसको लिखोगे r पर गुना करने पर। भाई जहां से नहीं समझ में आया ना दोबारा से पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है, लिख देना नीचे कि नहीं आया समझ में। तो वर्गमूल 5 बटे a किसके बराबर है, a बटे b के। जब मैं इसकी गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा a गुना 1 बराबर वर्गमूल 5 गुना b। सही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा जी, ये आपको कैसे पता लगा वर्ग करना पड़ेगा? भाई वर्गमूल आ गया, अगर मुझे वर्गमूल हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है वर्ग करना पड़ेगा। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये बन गया a का वर्ग, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 5 b की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं a की शक्ति 2, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो 5 और गुना में क्या आएगा, b की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा। यहां तक अगर आपको कोई समस्या है, कुछ है ही नहीं यार, दिक्कत क्या है, कुछ करा है? वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। r पर गुना कर दी, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा तो मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, मैंने कहा था 5 10 को भाग करता है, बोला था मैंने ऐसे 5 10 को भाग करता है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब 10 हमें तब मिलेगा जब 5 की गुना किसी ना किसी चीज से करेंगे, और वो कोई ना कोई चीज क्या है, वो कोई ना कोई चीज 2 है। अगर मैं 5 की गुना 2 के साथ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब इसको यहां से समझने की कोशिश करो, 5 की गुना b की शक्ति 2 के साथ करने पे मुझे क्या मिल रहा है, a की शक्ति 2, वही है ना। 5 की गुना, मान लो ये b की शक्ति 2 है और ये a की शक्ति 2 है, तो 5 किसको भाग करेगा, a की शक्ति 2 को, करेगा नहीं करेगा? अरे भाई इसको ऐसे देखो ना, 5 को 2 से गुना करके 10 मिला, तो मैं क्या कहता हूं, 5 10 को भाग करता है। अब 5 को b की शक्ति 2 से गुना किया तो मुझे क्या मिल रहा है, a की शक्ति 2। इसका मतलब मैं लिखूंगा जो 5 है ना, 5 वो a की शक्ति 2 को भाग करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि 5 को किसी चीज से गुना करके a की शक्ति 2 मिल रहा है, इसलिए 5 a की शक्ति 2 को भाग करेगा, पक्का है। अगर 5 ने a की शक्ति 2 को भाग किया तो मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं कि 5 a को भी भाग करेगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या कहा था, यदि p a की शक्ति 2 को भाग करता है तब p जो है वो किसको भी भाग करता है, a को भी भाग करता है। सही है कि नहीं? भाई a की शक्ति 2 बराबर है 5 गुना b की शक्ति 2। 5 ने a की शक्ति 2 को भाग कर दिया, और प्रमेय कहता है कि अगर a की शक्ति 2 को भाग करेगा तो पक्का है a को भी भाग करेगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, 5 ने a को भाग कर दिया, ऐसे ही ना, हमने ऐसा लिखा था, मान लो मैंने ऐसे लिखा 5 ने 10 को भाग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ,
10 हमें तब मिलेगा जब 5 की गुना किससे करूंगा, 2 से करूंगा, यही मतलब है। अब क्योंकि 5 a को भाग करता है, इसलिए a हमें तब मिलेगा जब 5 की गुना किसी ना किसी चीज से करेंगे। जो m है, m हमारे पास क्या होगा, पूर्णांक होगा। आप मेरे को a का मान बता दो, मैं आपको m का मान बता दूंगा, सही है कि नहीं। तो a बराबर आ गया 5m, फिर आप क्या लिखोगे, a का मान समीकरण, a का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, हमने जो a है उसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। उससे क्या फायदा होगा, रखो फिर। हमारे पास क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 5m, तो a की शक्ति 2 बराबर है 5 गुना में b की शक्ति 2, तो a का मान लगा दो, क्या आएगा, 5m की शक्ति 2 बराबर 5 गुना b की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। जब हम इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25m की शक्ति 2 5 गुना b की शक्ति 2। इस 25 से इस 5 के 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा b की शक्ति 2 बराबर में 5 गुना m की शक्ति 2। अब आप इसको दोबारा से वही देखो, 5 को किसी चीज से गुना करके 10 मिलता है, इसलिए 5 10 को भाग करता है। 5 को m की शक्ति 2 से भाग करके क्या मिलता है, b की शक्ति 2। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो 5 है ना, 5 वो भाग करेगा किसको, b की शक्ति 2 को। अब प्रमेय कहता है क्योंकि 5 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब पक्का है कि जो 5 है वो किसको भाग करेगा, 5 b को भी भाग करेगा, है ना। लिख देना, अगर p a की शक्ति 2 को भाग करता है तो पक्का है कि p a को भी भाग करेगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप यहां देख सकते हो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 क्या कहता है, समीकरण 2 कहता है 5 a को भाग करता है, तथा समीकरण 3 कहता है 5 b को भाग करता है। 5 a को भी भाग करता है, 5 b को भी भाग करता है। अच्छा, इसका मतलब ये तो ऐसी ऐसी चीज है, 10/15, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, इसका मतलब 5 दोनों के बीच में बैठा हुआ है ना। तो आप क्या लिखोगे, अतः 5a और b, 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब a और b दोनों के बीच में बैठा है, परंतु हमने क्या माना था, परंतु a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, परंतु a और b जो है वो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, हमने तो ये माना था, लेकिन a और b के बीच में तो 5 कॉमन आ गया, अतः हमारी अवधारणा गलत थी, अतः हमारी अवधारणा गलत थी। इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो वर्गमूल 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम लोगों को सवाल करना होता है। शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, नो डाउट। शुरू में पहली बार जब हम किसी चीज को करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मैं इसको दोबारा समझाता हूं, 1-2 बार आप खुद करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आपसे कहता है छोड़ तो सकते ही नहीं है क्योंकि पेपर में आना ही आना है। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपसे कहा विरोधाभास नियम से करते हैं। विरोधाभास नियम कहता है सबसे पहले उल्टा मानो, जो आपको करना है उसका उल्टा मान लो। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, मैंने मान लिया परिमेय है, जो कि दिए गए के विपरीत है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं a/b के रूप में लिख सकता हूं। अगर मैं इसको a/b के रूप में लिख सकता हूं, जहां पे a और b ऐसे हैं जो किसी से कटते नहीं है और b का मान 0 नहीं है, आर पर गुना कर दी तो a का मान आ गया वर्गमूल 5b, दोनों का वर्ग कर दिया। 5 को b की शक्ति 2 से गुना करके a की शक्ति 2 मिल रहा है। इसमें पक्का है कि 5 भाग करेगा किसको, a की शक्ति 2 को। अगर 5 ने a की शक्ति 2 को भाग किया तो प्रमेय कहता है कि जो 5 है वो a को भी भाग करेगा। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 5 a को भाग करता है, इसका मतलब a हमें तब मिलेगा जब 5 की गुना किसी ना किसी पूर्णांक से करेंगे, तो a का मान 5m आ गया। a का मान हमने समीकरण नंबर 1 में लगा दिया, तो a की जहां 5m लगा दिया, इसको काटा
तो b की शक्ति 2 बराबर आ गया 5 गुना m की शक्ति 2। 5 को किसी पूर्णांक से गुना करके b की शक्ति 2 मिल रहा है, इसका मतलब 5 b की शक्ति 2 को भाग करेगा, और 5 से b की शक्ति 2 को भाग किया तो 5 b को भी भाग करेगा। तो समीकरण नंबर 2 और 3 क्या कहते हैं, 5 a को भी भाग करता है, 5 b को भी भाग करता है, इसका मतलब 5 दोनों को भाग करता है इसका अलग। लेकिन हमने तो क्या माना था, हमने तो ये माना था कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए जो हमारी अवधारणा थी वो गलत थी। हमने माना था एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब जो वर्गमूल 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो वर्गमूल 5 होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसके बीच में जो सारी कहानी है, सारी की सारी कहानी सिर्फ इस चीज पे टिकी हुई है, 5 ने अगर 15 को भाग करा तो 15 हमें तब मिलेगा जब 5 की गुना किसी चीज से करते हैं, और अगर 10 हमें 5 गुना 2 करके मिलता है तो 5 10 को भाग करता है। एक ये लगाना है, एक ये लगाना है, बस बाकी सवाल में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। आपसे कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये सवाल पेपर में आता है कितने नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का, तो आप लोगों को सिंपल करके दिखाना है, जैसे मैं अभी करूंगा। और अगर 4 नंबर का पेपर में आता है तो आपको अलग से वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। बिल्कुल आसान है, पिछले वाले से तो बहुत आसान है। हमेशा हमने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन विरोधाभास वाले नियम से करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, तो हम लेके क्या चलेंगे, परिमेय संख्या है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है ना। हम उल्टा माना करते हैं, अगर मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं परिमेय मानूंगा। तो हमने मान लिया 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जो ये वाली चीज है वो दिए गए के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको a बटे b के रूप में लिख सकता हूं। फिर मुझे ये पता है कि b का मान जो है वो 0 नहीं है, और जो a और b हमारे पास है, a और b हमारे पास सह अभाज्य पूर्णांक है। a और b ऐसे हैं जो किसी से कटते नहीं है। अच्छा, इतना आसान। अब वर्गमूल वाला एक तरफ रखो, बिना वर्गमूल वाले दूसरी तरफ ले जाओ। तो मैंने 2 वर्गमूल 5 को एज इट इज लिख दिया, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो a बटे b, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, आसान है। 2 वर्गमूल 5, यहां से आप b को कॉमन ले, सॉरी b का एलसीएम ले लो। b और 1 को झूठे दिलाएंगे तो b तो आएगा, b को b से भाग किया 1 आया, 1 की गुना a से करेंगे तो a आएगा, b की गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा, -3b, ऐसा बन जाएगा। तो जो हमारे पास वर्गमूल 5 है वो बराबर आएगा a -3b, ये 2 नीचे आ गया तो यहां बन जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, यहां तक बिल्कुल आसान है। 2 जो था वो गुना का था, उधर जाके भाग का होगा, नीचे आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, हमने क्या कहा, a और b सह अभाज्य, a और b सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे तो बोला ना। जो a और b है वो सहभाज्य धनात्मक, इसका मतलब 1 2 3 4 इनमें से कुछ ना कुछ है। आप इसमें से कोई भी 2 एग्जांपल छाट लो सहभाज्य पूर्णांक के, जिसका आपका मन करता है, करके नहीं दिखाना, सब समझने के लिए है। मैंने मान लिया a का मान 2 है और b का मान 3 है। आप करके देखो, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, सिर्फ 1 आता है, एचसीएफ 1 है, सह अभाज्य पूर्णांक होगा। सही है, चलो अब इसको निकाल के देखते हैं ये क्या बनता है। हमने इसको लिखा a -3b बटे 2b, तो a का मान 2, b का मान 3 बटे में b का मान 3, तो 2 -9 बटे 6 -7 बटे 6। अब मुझे ये बताओ, जो -7 बटे 6 होता है वो परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है? आपको मालूम है भाई, नीचे तो 0 है नहीं, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब परिमेय संख्या है ना। अब आप क्या कहोगे, भाई अगर b का मान 0 नहीं है, ऐसा लिख देना, अगर b का मान 0 नहीं है तो किसी नॉन जीरो नंबर को अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो। भाई 2 को किसी ऐसे नंबर से गुना करो 0 नहीं है, क्या उत्तर 0 आ सकता है कभी? कभी नहीं आता। समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो ऊपर है वो क्या है, पूर्णांक है, जो नीचे है वो भी क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ साथ 0 नहीं है। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, नीचे वाली चीज 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या हमारे पास कैसी है, परिमेय संख्या। और अभी पिछले सवाल में मैंने सिद्ध करके दिखाया था कि जो वर्गमूल 5 होता है, वर्गमूल 5 हमारे पास क्या होता है, वर्गमूल 5 हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है ना। ये तो घोर संकट छापड़ा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लिख देना परंतु यह तो असंभव है, परंतु यह तो असंभव है ना। ऐसे तो अगर भगवान जी खुद भी धरती पे आ जाए तब भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये तो गलत आ गया। अतः हमारी अवधारणा गलत थी, अतः हमारी अवधारणा गलत थी, हमारी अवधारणा गलत थी। और ये हमारी अवधारणा क्या थी, ये परिमेय संख्या है, इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 1, अतः इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 1 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो, ये वाला सवाल पिछले वाले सवाल से बहुत आसान है। 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को a बटे b मान लिया, वर्गमूल 5 को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ऊपर भी एक पूर्णांक आएगा, नीचे भी एक पूर्णांक आएगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक, नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ये तो अपरिमेय संख्या, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भगवान जी खुद धरती पे आ जाए तब भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जो हमने माना था वो बिल्कुल गलत था। हमने माना था 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको नहीं करके दिखानी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।